नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवानी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। रूसी सेना के हवाई हमलों की चपेट में आकर किसी की जान न जाए, इसके लिए पश्चिमी मीडिया का दावा है, क्योंकि कीव पर रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। बखमुत के बाद कीव पर बड़ी आफत आई है। ताबड़तोड़ मिसाइल हमले से कीव दहला दिया गया है। रूसी सेना का हवाई हमलों की चपेट में आकर किसी की जान न जाए। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले कई दिनों से रूस लगातार कीव को निशाना बना रहा है। इसी वजह से उसने कीव पर मिसाइलों की बारिश कर दी, जिससे वहां दहशत मच गई। पुतिन की सेना के जोरदार हमले के बाद शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और हवाई हमले से बचने के लिए फौरन लोगों से बंकरों और शेल्टर होम में जाने की अपील की गई। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन की फौज ने देर रात कीव के पूर्वी इलाके पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से कुछ इमारतें धराशायी हो गईं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी सेना लगातार कीव को टारगेट कर रही है, क्योंकि इस हमले से पहले 9 मई को भी रूस ने कीव पर 30 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन से हमला कर तबाही मचा दी थी। हालांकि उस दौरान यूक्रेन ने दावा किया था कि उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर ड्रोन ढेर कर दिए थे, लेकिन इस हमले के ठीक 10 दिन बाद रूस ने एक बार फिर मिसाइलों की बारिश कर कीव को थर्रा दिया। हमलों की वजह से वहां पूरी रात सायरन बजते रहे, लेकिन इसके बाद भी कीव पर रूस के हमले नहीं रुके। यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि आसमान से बमों और रॉकेट की बारिश के बाद रूसी सेना ने कीव पर ताबड़तोड़ क्रूज मिसाइलें दागी। और तो और कीव पर रूस ने अपने खतरनाक TU-160 बॉम्बर से भी हमला बोला और दावा किया गया कि ये मिसाइलें रूस ने कैस्पियन सागर से सीधा कीव को निशाना बनाकर दागी, जिसमें TU-95 MS बॉम्बर और TU-160 बॉम्बर का भारी तादाद में इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही कई क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं, जिसके बाद कीव के आसमान में ड्रोन उड़ते भी देखे गए। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन की कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, जिनका मलबा कीव के पास गिरा और दावा किया गया कि भीषण आग लग गई। हालांकि यूक्रेन की तरफ से हमले में किसी की मौत का दावा नहीं किया गया। वहीं एक रात पहले पूरे यूक्रेन में सायरन बजते सुने गए। साथ ही दावा किया गया कि यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में बम धमाके भी हुए, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि रूसी फौज लगातार रिहायशी इलाकों पर बम बरसा रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन में आम लोगों की मौत हो रही है, क्योंकि रूसी सेना ने यूक्रेन के अलग अलग शहरों में हमले तेज कर दिए। 32-33 років геноцидом। दावा किया गया कि पुतिन की फौज ने रात के अंधेरे में खैरसोन, जापोरिजिया, डॉनबास और सुमे में भीषण बम बरसाए। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों से और मदद भेजने की गुहार लगाई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि रूस पर पश्चिमी देशों को और ज्यादा सख्ती बरतनी होगी ताकि उस पर दबाव बनाया जा सके। हालांकि यूक्रेन जंग की शुरुआत में ही कई देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन इसके बावजूद पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर हमले कम नहीं किए और इसी रूस की सेना ने खार्किव पर भी हमला बोला। यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि खार्किव के 20 से ज्यादा इलाकों पर रूस की सेना ने एक दिन में ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई। और यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों को चुन चुन कर निशाना बनाया। बताया गया कि पुतिन की फौज ने मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन और लड़ाकू विमानों से भी हमले किए। खबर के मुताबिक रूस के हमलों में एक जंगल में आग भी लग गई। हालांकि दावा है कि खार्किव में रूस के हमलों में किसी की जान नहीं गई। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को अपनी मुट्ठी में करने के लिए रूसी सेना कई महीनों से लड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद वो अब तक खार्किव पर कब्जा नहीं कर पाई है। इस बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के ओदेसा शहर को बम धमाकों से दहला दिया। यह हमला शहर के रिहायशी इलाकों में किया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बम रिहायशी इलाके में गिरता नजर आया, जो जोरदार धमाके के साथ फट गया और फिर हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला। सिर्फ 8 सेकंड के अंदर ओदेसा का एक इलाका जल उठा। धमाका इतना जोरदार था कि आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखा। वहीं दावा किया गया कि रूस ने ओदेसा के रिहायशी इलाके में 10 से ज्यादा गोले दागे, जिससे शहर को भारी नुकसान पहुंचा। दावा किया गया कि क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद से ही रूस लगातार यूक्रेन के ओदेसा शहर को निशाना बना रहा है, जिसके तहत एक दिन पहले ही रूस ने ओदेसा में मिसाइलें दागी थी। वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि उसके डिफेंस सिस्टम ने रूस की कई मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइल इंडस्ट्रियल इलाके में जा गिरी, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। उधर यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने अमेरिकी स्ट्रिंगर मिसाइल से रूस के घातक ड्रोन को तबाह कर दिया। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि ज़ेलेंस्की की फौज ने किस इलाके में रूसी सेना पर हमला किया। लेकिन इस हमले का जो वीडियो यूक्रेन ने जारी किया, उसमें ज़ेलेंस्की के सैनिक अमेरिकी स्ट्रिंगर मिसाइल से हमला करते हुए दिखाई दिए। दावा है कि उन्होंने इस मिसाइल से रूस के घातक शाहिद 136 ड्रोन को तबाह कर दिया। पुतिन की फौज को यह ड्रोन ईरान से मिला है और इसने अब तक रूसी सेना की खूब मदद की है। इसी ड्रोन के दम पर रूस ने जबरदस्त हमला कर यूक्रेन के पूर्व में बसे कई इलाकों पर कब्जा किया था। लेकिन ज़ेलेंस्की की फौज का दावा है कि पिछले कुछ दिनों में पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेत कई दूसरे हथियारों की मदद से उसने बड़ी संख्या में रूसी ड्रोन तबाह कर दिए। क्रेमलिन अटैक के बाद रूस ने ड्रोन हमलों में तेजी ला दी है।
इस बीच मध्य यूक्रेन में भी रूसी सेना ने मिसाइलों और ड्रोन से हमले कर भारी तबाही मचा दी। पुतिन की सेना के हमलों से यूक्रेन के किरोवोरोद शहर को भारी नुकसान पहुंचा, क्योंकि इस शहर पर रूसी सेना ने न सिर्फ ड्रोन से हमले किए बल्कि कई घातक मिसाइलें भी बरसाईं। इन ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के मध्य में बसा किरोवोरोद शहर दहल उठा। हालांकि बाद में यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस की कुछ क्रूज मिसाइलें तबाह कर दी। उनके अलावा यूक्रेन ने रूस के कई ड्रोन भी मार गिराने का दम भरा। किरोवोरोद शहर यूक्रेन के मध्य में है और ये वहां का दूसरा सबसे कम आबादी वाला शहर है, लेकिन रूसी सेना की नजर इस शहर को जीतने के बाद दूसरे अहम इलाकों तक पहुंचने की है। इसी वजह से वहां पिछले कुछ दिनों से जंग तेज हो गई। इधर पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी की रिलीज का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फिल्म पर लगे बैन को हटा दिया और ममता सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फिल्म की रिलीज पर बैन लगा दिया था। हालांकि पूरे देश में ये फिल्म 5 मई को रिलीज की गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले के खिलाफ फिल्म निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का कर्तव्य है। ऐसे में सरकार अपने दायित्व का पालन करे, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देते हुए फिल्म द केरल स्टोरी पर बैन लगा दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी फिल्म से बैन हटाने से जुड़ा कोई आदेश जारी नहीं किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान द केरला स्टोरी फिल्म के निर्माताओं से उन 32,000 महिलाओं की गुमशुदगी पर सवाल किया जिसका जिक्र फिल्म में किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर फिल्म निर्माता की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने सफाई दी कि इसका कोई आधिकारिक डेटा नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई शाम 5 बजे तक एक डिस्क्लेमर लगाने का आदेश दिया, जिस पर लिखा होगा कि 32,000 महिलाओं की गुमशुदगी के आंकड़े का कोई पुख्ता आधार नहीं है। साथ ही आदेश दिया कि इसे फिल्म के हर शो में दिखाया जाए, जिस पर हरीश साल्वे ने हामी भरी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी पर लगे बैन को हटा दिया। उधर जयपुर में साध्वी प्राची के खिलाफ पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में केस दर्ज कर लिया, जिन पर आरोप है कि द केरल स्टोरी फिल्म देखने के बाद उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था। और इस मामले में साध्वी प्राची के साथ कई और लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया। मामला 14 मई का है, जब साध्वी प्राची जयपुर के एक सिनेमा घर में द केरल स्टोरी फिल्म देखने गई थी। इस दौरान उनके साथ कई लोग मौजूद थे। आरोप है कि फिल्म देखने के बाद साध्वी प्राची ने थिएटर के अंदर ही भड़काऊ भाषण दिया था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था। और अब उसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने साध्वी प्राची के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया। सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका रहती है और अब पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुट गई। इधर जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुस्लिम छात्रावास के लिए निःशुल्क जमीन दिए जाने का ऐलान किया, जिस पर कुछ हिंदूवादी संगठन भड़क गए। उनका आरोप है कि सरकार ने साल के आखिर में होने वाले चुनावों को देखते हुए हिंदू आबादी के बीच मुस्लिम छात्रावास बनाने के लिए जमीन देने का ऐलान किया, जिसके विरोध में वहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ ही कुछ हिंदूवादी संगठनों ने नारेबाजी की और आंदोलन करने की चेतावनी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि हॉस्टल की आड़ में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। कोई छात्रों के रूप में आतंकवादी आके गतिविधियां करती है तो या पूर्व में पकड़े गए थे ना। यही वजह थी कि लोगों ने गहलोत सरकार से इस फैसले को फौरन रद्द करने की अपील की। इस बीच पुतिन की सेना ने बखमुत में आसमान से घातक मिसाइलों की बारिश कर वहां भयंकर तबाही मचा दी। यूक्रेन की मीडिया का दावा है कि बखमुत के अलग अलग इलाकों को रूसी सेना ने S-300 मिसाइलों से निशाना बनाया और रूस का दावा है कि उसकी मिसाइलों की मार से यूक्रेन की सेना कई इलाकों से भाग खड़ी हुई। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस बार पुतिन की सेना ने बखमुत के पश्चिमी इलाके पर S-300 मिसाइलों से जोरदार हमला बोला और यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों से जेलेंस्की के सैनिकों को खदेड़ दिया। और तो और वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने भी ये ऐलान किया कि आने वाले कुछ दिनों में पूरे बखमुत पर रूस का कब्जा हो जाएगा। जबकि कुछ रोज पहले खबर आई थी कि येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन से नाराज हैं और उन्होंने हथियारों की कमी का हवाला देकर बखमुत में जंग लड़ने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने ये ऐलान किया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूसी सेना के साथ मिलकर बखमुत में अपना अभियान जारी रखेंगे। उधर वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि बखमुत में रूस की फौज भीषण हमले कर तेजी से आगे बढ़ रही है, जबकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की फौज बखमुत पर कब्जा करने का दावा कर रही है। हालांकि यूक्रेन के दावे के बीच वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने कह दिया कि वो जल्द बखमुत को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। येवगेनी प्रिगोजिन के मुताबिक उनके लड़ाके रूसी सेना के साथ यूक्रेन की फौज पर कहर बरपाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दावा किया गया कि रूस के भीषण हमलों में बखमुत के ज्यादातर हिस्सों से जेलेंस्की के सैनिकों को पीछे हटना पड़ गया। येवगेनी प्रिगोजिन के मुताबिक अब बखमुत के बहुत कम हिस्सों पर ही यूक्रेन की सेना का कब्जा बचा है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने अमेरिकी कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज की तरफ से जारी की गई सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर यह दावा किया कि भीषण जंग में बखमुत पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। डोनेस्क प्रांत के इस छोटे शहर को जीतने के लिए रूस ने वहां अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और पिछले 9 महीने से लगातार पुतिन की सेना शहर पर रॉकेट और मिसाइलों की बारिश कर रही है। बखमुत को जीतने के लिए पुतिन ने वैगनर ग्रुप के खूंखार लड़ाकों को भी उतार रखा है।
तो वहीं जेलेंस्की की फौज भी नेटो से मिले हथियारों से रूस पर जोरदार हमले कर रही है। मतलब वहाँ भयानक जंग छिड़ी हुई है जिसकी वजह से पूरा बखमूत तबाह हो चुका है। सबूत के तौर पर अमेरिकी कंपनी मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने बखमूत की 1 साल पहले और 1 साल बाद की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। 1 साल पहले की तस्वीरों में वहाँ पेड़ पौधे और इमारतें नजर आईं, जबकि 1 साल बाद की तस्वीरों में वहाँ सिर्फ लाल धूल, मलबा और तबाही का मंजर दिखाई दिया। उधर अमेरिका की एक अदालत ने 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। मतलब उसे भारत लाने का रास्ता साफ हो गया। तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है जिसने लश्कर के आतंकी डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर मुंबई की साजिश रची थी, जिसे आधार बनाकर भारत ने 10 जून 2020 को तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद अमेरिका में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। यही नहीं, अमेरिकी सरकार ने राणा को भारत भेजने का समर्थन भी किया था। इसके बाद कैलिफोर्निया की जिला अदालत ने बाइडेन प्रशासन के विरोध और समर्थन से जुड़े सभी दस्तावेजों की समीक्षा की और फिर राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। कोर्ट में अमेरिकी सरकार के वकीलों ने दलील दी कि राणा को पता था कि उसके बचपन का दोस्त डेविड कोलमैन हेडली आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के साथ काम कर रहा है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 166 लोग मारे गए थे। इस बीच मुंबई एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने दावा किया कि उन्होंने आर्यन खान को गिरफ्तार करने और उस पर एक्शन लेने के लिए एनसीबी के सभी बड़े अधिकारियों की जानकारी दी थी। वानखेड़े पर आर्यन केस में शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है और एनसीबी की विजिलेंस टीम की रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई ने उन पर 12 मई को एफआईआर दर्ज की थी। इसी मामले में समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की जिसमें उन्होंने एनसीबी के बड़े अधिकारियों के बीच व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट कोर्ट के सामने रखे। अपनी याचिका में समीर वानखेड़े ने दावा किया कि एनसीबी के सभी बड़े अफसरों से मंजूरी के बाद भी उन्होंने आर्यन खान पर कार्रवाई की थी। उनका यह भी दावा है कि वो लगातार आर्यन खान पर एक्शन और कानूनी प्रक्रिया से जुड़ी हर जानकारी डीजी सत्यनारायण प्रधान, डीडीजी अशोक मुथा जैन और ज्ञानेश्वर सिंह के अलावा एडीजी संजय सिंह के साथ साझा कर रहे थे। उधर यूक्रेन की सेना के ओदेसा के पास काला सागर में मिलिट्री ड्रिल से रूस और ज्यादा भड़क गया। यूक्रेन की मीडिया के मुताबिक पुतिन की फौज ने ओदेसा में मिसाइलों की बारिश कर दी, जिसकी वजह से एक आदमी की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल भी हो गए। एक दिन पहले ही काला सागर में जंग का अभ्यास कर यूक्रेन ने यह संदेश देने की कोशिश की थी कि वो क्राइमिया पर बड़े हमले की तैयारी में है, लेकिन उससे रूस को आंखें दिखाने का दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूसी सेना ने ओदेसा में आसमानी हमले और ज्यादा तेज कर दिए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की तरफ से रिहायशी इलाकों में भी मिसाइलें दागी गईं। खबर के मुताबिक ओदेसा में रूस के हमलों से बचने के लिए रात में सायरन भी बजाए गए। यूक्रेन का दावा है कि रूस अब उसके कई शहरों में भीषण हमले कर रहा है। इस बीच यूक्रेन की मीडिया ने दावा किया कि रूसी सेना पर हमले के लिए फ्रांस जेलेंस्की को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों की सप्लाई कर सकता है। इससे पहले ब्रिटेन अपनी घातक और खतरनाक स्टॉर्म शैडो मिसाइल यूक्रेन को दे चुका है, जो दागो और भूल जाओ की तकनीक पर काम करती है। मतलब ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल को अगर एक बार दुश्मन पर छोड़ दिया गया तो फिर ये उसे तबाह करके ही रहती है। हालांकि कुछ रोज पहले ही रूसी सेना ने ब्रिटेन की इस मिसाइल को ढेर करने का दावा किया था, लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ब्रिटेन की तरह फ्रांस भी यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली स्कैल्प मिसाइल दे सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कैल्प मिसाइल को 1990 के दशक में फ्रांस ने ब्रिटेन के साथ मिलकर बनाया था, जो 250 किलोमीटर तक दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखती है। हालांकि कुछ रोज पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने मिसाइल देने की बात से इनकार कर दिया था। इधर गैंगस्टर अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला सद्दाम पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर दुबई फरार हो गया। इसका पता चला तब चला जब दुबई पहुंचने के बाद उसने अपने रिश्तेदारों और करीबियों को अपनी कुछ तस्वीरें भेजी, जिनके सामने आने के बाद यूपी पुलिस में हड़कंप मच गया। सद्दाम पर आरोप है कि वो बरेली जेल में शूटरों को अशरफ से मिलवाने का काम करता था और उसे उमेश पाल हत्याकांड की पूरी जानकारी थी, इसीलिए पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। और सद्दाम को पकड़ने के लिए पुलिस राज्य के अलग अलग जिलों में छापेमारी भी कर रही थी। यही नहीं, उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। इसी बीच सद्दाम पुलिस को चकमा देकर दुबई भाग गया, जहां से उसने अपने करीबियों को कुछ तस्वीरें भेजी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि अशरफ का दूसरा साला जैद मास्टर भी दुबई में है। अब पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि सद्दाम किसकी मदद से देश से फरार होने में कामयाब हुआ। उधर जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक से पहले पाकिस्तान 60 से ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के रावलपिंडी में इसे लेकर एक बैठक भी की गई, जिसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के बड़े अफसरों के साथ लश्कर, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी शामिल हुए। भारत की खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक श्रीनगर में होने जा रही G20 की बैठक से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए प्लान 5 तैयार किया गया, जिसमें काफिले पर हमला, आत्मघाती हमला, अहम जगहों पर ग्रेनेड अटैक, सरकारी कर्मचारियों पर अटैक और बाहरी मजदूरों की हत्या के बाद उसका वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाने का प्लान शामिल है। हालांकि भारतीय सुरक्षा बल ने मुस्तैदी दिखाते हुए उनका प्लान फेल कर दिया।
इस बीच G20 की बैठक से पहले कश्मीर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। बैठक में किसी तरह का खलल ना पड़े, इसके लिए जमीन से आसमान तक सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात कर दिया गया। और श्रीनगर की डल झील में भी मरीन कमांडो के दस्ते ने मोर्चा संभाल लिया। डल झील से लगने वाले इलाके को सुरक्षित करने के लिए मरीन कमांडो की एक टीम ने नाव से झील का चप्पा चप्पा छाना, क्योंकि 22 से 24 मई तक G20 की बैठक डल झील के किनारे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होने वाली है, ताकि G20 की मीटिंग के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए जा सकें। श्रीनगर की डल झील के अलावा श्रीनगर के लाल चौक पर भी NSG के कमांडो गश्त करते दिखे। G20 की बैठक की सुरक्षा के लिए सेना के साथ साथ अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को भी तैनात किया गया है। उधर काला सागर से अनाज की डील को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने इसका ऐलान किया, जिसके बाद रूस, यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र की ओर से इसकी पुष्टि की गई, जिससे कई देशों पर भुखमरी का संकट टल गया। क्योंकि यूक्रेन दुनिया में अनाज का चौथा बड़ा एक्सपोर्टर है और काला सागर से ही यूक्रेन का अनाज जहाज के जरिए दूसरे देशों तक पहुंचता है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से रूस के जंगी जहाज और पनडुब्बियों ने वहां जबरदस्त किलेबंदी कर रखी है। बताया गया कि इस समझौते की मियाद खत्म हो गई थी और यूक्रेन के अनाज से भरे जहाज को समुद्र के रास्ते पर रोक दिया गया था। लेकिन इस डील के बढ़ने के बाद यूक्रेन से दूसरे देशों को अनाज निर्यात करने का सिलसिला जारी रहेगा। इससे पहले भी तुर्की के दखल से ही रूस और यूक्रेन के बीच ये डील हुई थी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने रूस के खिलाफ चौंकाने वाला बड़ा दावा कर दिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस की खुफिया एजेंसी FSB यानी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस में कई साल से लगातार ISIS के आतंकियों की भर्ती की जा रही है। और आरोप यह कि इन आतंकियों को यूक्रेन जैसे विरोधी देशों में एजेंट बनाकर भेजा जाता था। फिर वो एजेंट वहां से खुफिया जानकारी जुटाकर रूस को मुहैया कराते थे। इसका मतलब यह हुआ कि आतंकी संगठन ISIS छोड़ चुके लोगों को रूस की खुफिया एजेंसी अपने काम के लिए इस्तेमाल करती थी। हालांकि इस मामले में रूस की खुफिया एजेंसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। न तो FSB ने इस मामले में कोई सफाई दी और न ही इन आरोपों को झूठा बताया। उधर इजरायल के साथ मिलकर अमेरिका ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य मोर्चा बनाने की तैयारी में। ये दावा ईरान के मीडिया की तरफ से किया गया। दावा यह भी किया जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल की सेना मिलकर ईरान के खिलाफ मोर्चा संभालेंगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ईरान की तबाही तय है। असल में अमेरिका और इजरायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम से बुरी तरह चिढ़े हुए हैं। दोनों ये नहीं चाहते कि ईरान किसी भी सूरत में परमाणु ताकत हासिल करे, जबकि ईरान हर हाल में एटम बम बनाने की जिद पर अड़ा है। इसीलिए इजरायल और अमेरिका लगातार उस पर हमले की धमकी दे रहे हैं। लेकिन तमाम धमकियों के बाद भी ईरान परमाणु हथियार बनाने में जुटा है। इसीलिए ईरान के मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ संयुक्त सैन्य मोर्चा बनाने पर हामी भरती। दावा यह भी किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों देशों की सेना ईरान के खिलाफ जंग का ऐलान कर सकती है। इस बीच इजरायल और फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास की खतरनाक जंग छिड़ने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि यरूशलेम डे के मौके पर इजरायल ने यहूदियों को यरूशलेम के पुराने शहर में फिलिस्तीनियों के इलाके से परेड निकालने की इजाजत दे दी है। इस पर हमास ने भी फिलिस्तीनियों के नाम संदेश जारी कर दिया और वो किसी भी कीमत पर परेड को न निकलने दे। इसलिए इजरायल यरूशलेम के पुराने शहर के चप्पे चप्पे पर 3000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात करने की तैयारी में है। 1967 की जंग में इजरायल ने पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। तभी से इजरायल हर साल उस जीत के जश्न के लिए यरूशलेम डे मनाता है और यरूशलेम में फ्लैग मार्च निकालता है। इस बार भी इजरायल परंपरा नहीं तोड़ेगा, यानी हमास की धमकी के बावजूद वो पीछे नहीं हटने वाला। और फिर जब इजरायल ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में 2 दशक में सबसे भयानक हिंसा के बावजूद अपना प्लान नहीं बदला, तो वो हमास की धमकी से कहां रुकेगा। इधर इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि हॉलैंड ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए इजरायल के साथ हथियारों की बहुत बड़ी डील की। नेटो का सदस्य हॉलैंड जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है और वो रूसी सेना से निपटने के लिए जेलेंस्की को पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेत कई घातक हथियार दे चुका है। एक दिन पहले ही हॉलैंड ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान भी देने का वादा किया, जो अमेरिका का फाइटर जेट है और इसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकू विमानों में होती है। और अब इजरायल के मीडिया का दावा है कि हॉलैंड ने बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के साथ $305 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 2500 करोड़ के हथियार खरीदने की डील की है, जिसके तहत हॉलैंड इजरायल से गोला बारूद समेत लंबी दूरी तक मार करने वाले 20 पल्स आर्टिलरी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भी खरीदेगा। इजरायल का दावा है कि उसका यह हथियार 300 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी टारगेट को तबाह करने की ताकत रखता है। इस बीच अमेरिकी सरकार ने साफ कर दिया कि जापान में G7 बैठक के लिए जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन वहां किए परमाणु हमलों के लिए माफी नहीं मांगने वाले। अगले हफ्ते जापान में G7 देशों की बैठक होने वाली है और जापान ये उम्मीद जता रहा था कि बाइडेन वहां आकर 1945 में अमेरिका की तरफ से गिराए गए परमाणु बमों के लिए जापान की जनता से माफी मांगेंगे। लेकिन अमेरिका ने यह साफ कर दिया कि बाइडेन हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में अमेरिका की तरफ से गिराए गए परमाणु बमों पर अफसोस नहीं जताएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान के कुछ नेताओं ने यह मांग की थी कि अमेरिका को 78 साल पहले किए इस हमले के लिए जापान आने के बाद माफी मांगनी चाहिए।
जानकारी के मुताबिक बाइडेन इस दौरान हिरोशिमा में बने उस म्यूजियम का दौरा भी करेंगे जिसे 1945 के परमाणु हमले में जान गंवाने वालों की याद में बनाया गया है। मतलब बाइडेन उस भयानक त्रासदी से जुड़ी जगह पर पहुंचेंगे जिसके लिए उनका अपना देश जिम्मेदार है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में 1945 में परमाणु बम गिराए थे, जिससे लाखों लोगों की जान चली गई थी और दोनों शहर शमशान में बदल गए थे। माना जाता है कि अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के हमलों का बदला लेने के लिए पहले 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम गिराया और उसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन नाम के परमाणु बम का वार हुआ था, जिससे न सिर्फ लाखों लोगों की जान चली गई बल्कि इसके कई सालों बाद तक लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि कई साल तक वहां पैदा होने वाले बच्चे खतरनाक केमिकल के प्रभाव में रहे। यही वजह है कि जापान चाहता था कि अमेरिका अपने इस जुर्म के लिए जापान के लोगों से माफी मांगे, पर अमेरिकी सरकार ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। उधर अमेरिका ने भी चीन के वीडियो ऐप टिकटॉक पर बैन लगा दिया। अमेरिका के मोंटाना राज्य के गवर्नर ने इसका ऐलान किया। वहां जल्द ही गूगल और एप्पल स्टोर से टिकटॉक को हटा लिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका को शक है कि टिकटॉक का इस्तेमाल करने वाले लोगों का डेटा चीन को दिया जा रहा है, जिसे चीन अमेरिका के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि कानूनी तौर से यह फैसला 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। फिलहाल इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले लोगों पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, लेकिन अगले साल यानी जनवरी 2024 से अमेरिका में टिकटॉक के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी जाएगी। वहीं बाइडेन सरकार के इस कदम से चीन को एक बार फिर बड़ा झटका लगा, क्योंकि अमेरिका से पहले भारत, यूके और कनाडा जैसे देश पहले ही इस ऐप पर प्रतिबंध लगा चुके हैं। इस बीच दक्षिण अमेरिका के देश बोलिविया में डीजल की किल्लत की वजह से वहां आंदोलन भड़क गया। बोलिविया सरकार ने डीजल की तस्करी पर रोक लगाने के लिए नई नीति लागू की, जिसके खिलाफ लगातार दूसरे दिन किसान और उद्योगपतियों ने विरोध प्रदर्शन किया और बड़ी संख्या में बाकी लोगों ने भी उनका समर्थन कर दिया, जिसके बाद सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा और वो पोस्टर बैनर लेकर सड़क पर उतर आए। वहां प्रदर्शन के दौरान अपनी मांग को लेकर लोगों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं बोलिविया के कई शहरों को आपस में जोड़ने वाले हाईवे पर प्रदर्शनकारी बैठ गए और दोनों तरफ से रास्ता रोक दिया, जिसकी वजह से हाईवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया और काफी दूर तक ट्रकों की लंबी लाइन नजर आई। साथ ही हाईवे से गुजरने वाले दूसरे लोगों की भी गाड़ियां जाम में फंसी रहीं। इधर पाकिस्तान के लाहौर में मौजूद वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के घर में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, क्योंकि एक रोज पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने यह आरोप लगाया था कि इमरान के घर में 30 से 40 आतंकी छिपे हैं, जो उनके इशारे पर सेना पर हमला करने की ताक में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार के इन आरोपों के बाद इमरान खान के घर को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया। यही नहीं, आतंकियों को पुलिस के हवाले करने के लिए इमरान खान को 24 घंटे का समय भी दिया गया। हालांकि इमरान खान ने आरोपों से इनकार कर दिया था। उन्होंने ये भी कहा था कि पुलिस वारंट लेकर उनके घर की तलाशी ले सकती है। बाद में पुलिस ने इमरान खान के घर में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें वहाँ कोई नहीं मिला। सिक्योरिटी गार्ड, घर के मुलाजिम के अलावा कोई हमें दहशतगर्द भी नहीं नजर आए और ना ही कोई और लोग नजर आए। जबकि पाकिस्तान सरकार का दावा था कि इमरान खान के घर के अंदर बड़ी संख्या में आतंकी मौजूद हैं, लेकिन इमरान के घर में कोई आतंकी नहीं मिले। इसी वजह से इमरान के समर्थकों का गुस्सा शहबाज शरीफ सरकार पर फूट पड़ा। फैसलाबाद में ईरान के समर्थन में नारेबाजी कर रहे कुछ प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलियां बरसा दी, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें रात के वक्त पुलिस की टीम प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करती दिखी, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करते हुए पुलिस की टीम आगे बढ़ गई। पिछले हफ्ते पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के कई इलाकों में हिंसा भड़क गई थी। उनके समर्थकों ने तोड़फोड़ और आगजनी की थी, जिसके बाद उन पर पुलिस ने एक्शन लिया था। इस बीच इमरान खान ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान के 1971 की तरह टुकड़े करने की तैयारी है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया और पाकिस्तान के लोगों को वो वक्त याद दिलाया जब बांग्लादेश बना था। इमरान ने शहबाज सरकार पर 1971 की कहानी दोहराने का आरोप लगाया और दावा किया कि शहबाज सरकार की हरकतों की वजह से पाकिस्तान में एक बार फिर 1971 जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। ये लोग कामयाबी से वो काम कर रहे हैं जो मेरी आंखों के सामने इस पाकिस्तान में हुआ था। मतलब ये हुआ कि इमरान कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर टूटेगा, क्योंकि 1971 में जब पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा उससे अलग होकर बांग्लादेश बना तो उस समय मुल्क की हालत कमोबेश इस समय जैसी ही थी। वैसे इमरान से पहले भी ऐसे कई बयान आ चुके हैं जिनमें पाकिस्तान के टुकड़े होने का दावा किया गया था और कहा गया था कि पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे और सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे प्रांत अलग देश बन जाएंगे। इमरान के ताजा बयान ने उन्हीं पुराने जख्मों को हरा कर दिया और आग में घी डालने का काम किया, क्योंकि पाकिस्तान को हिंसा की आग में झोंकने वाले इमरान अब पाकिस्तान के बंटवारे की बात करके लोगों को डरा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इमरान खान को पाकिस्तान की सेना ने देश छोड़ने के लिए कहा है। सूत्र बता रहे हैं कि इमरान को सेना ने देश छोड़ने या फिर आर्मी एक्ट का सामना करने को कहा है। यही नहीं, पाकिस्तान के मीडिया ने तो यह तक दावा कर दिया कि इमरान खान को किसी भी वक्त दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है और अगर इमरान को गिरफ्तारी से बचना है तो उन्हें पाकिस्तान छोड़ना होगा। पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान को यही ऑफर दिया और उनसे दो टूक बोल दिया कि वो या तो पाकिस्तान छोड़कर लंदन चले जाएं या फिर आर्मी एक्ट का सामना करें।
मतलब इमरान के एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं। एक दिन पहले ही खबर आई थी कि आर्मी ने इमरान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत केस दर्ज करने की तैयारी कर ली है, जिसके अगले दिन खबर आई आर्मी ने इमरान को 2 विकल्प दिए हैं। पहला, वो पाकिस्तान छोड़कर चुपचाप लंदन चले जाएं, और दूसरा, आर्मी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे का सामना करके जेल जाएं। दूसरे विकल्प में इमरान को फांसी तक हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी एक्ट की धारा 59 के तहत मौत की सजा सुनाई जाती है। मतलब साफ है कि आसिम मुनीर इमरान को कहीं का नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि जिस सेना ने इमरान को प्रधानमंत्री बनाया था, अब वो उसे ही पानी पी पी कर कोस रहे हैं, जिससे पूरे पाकिस्तान में सेना पर उंगली उठाने वालों का हौसला बढ़ गया, जिसे तोड़ने के लिए आर्मी ने इमरान को सबक सिखाने का मन बना लिया। लेकिन इमरान खान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। उन्होंने आर्मी का ऑफर सुनते ही ठुकरा दिया। इमरान ने साफ साफ बोल दिया कि वो आखिरी सांस तक पाकिस्तान में ही रहेंगे, जबकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर बयान दे चुके हैं कि 9 मई को देश में जो हिंसा की गई थी उसे दोबारा नहीं होने दिया जाएगा, और पाकिस्तान में सेना को बेइज्जत करने वालों को सजा मिलेगी। इमरान पर उसी की सजा की तलवार लटकी, लेकिन इमरान पीछे नहीं हटे, क्योंकि उन्होंने बयान दिया कि वो आखिरी सांस तक पाकिस्तान में ही रहेंगे और उनके देश छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब साफ है कि इमरान ने आसिम मुनीर का पाकिस्तान छोड़ने का ऑफर ठुकरा दिया। यही नहीं, उन्होंने ये भी जताया कि उन्हें किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि इमरान के लाहौर के जमा पार्क के घर को पुलिस ने घेर लिया है, क्योंकि उसे शक है कि वहां 30 से 40 आतंकी छिपे हैं। अटकलें हैं कि इन्हीं आतंकियों की धरपकड़ के दौरान इमरान को दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। उधर खबर आई कि गिरफ्तारी के डर से इमरान अपने घर से ही नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि इमरान की कानूनी टीम ने उनसे कहा है कि उनके घर से निकलते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि इसी वजह से इमरान NAB यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के सामने पेश नहीं हुए, और अब वो सारे सवालों का जवाब लिखित में देंगे, क्योंकि इमरान की कानूनी टीम ने उनसे कहा था कि अगर वो NAB यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए तो उन्हें फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि इमरान की टीम ने उनसे ये तक कहा कि अगर वो घर से निकले तो वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे, और इसीलिए वो घर से निकल ही नहीं रहे थे। इमरान खान को अलकादिर ट्रस्ट की जांच के मामले में सुबह सुबह NAB के सामने पेश होना था, लेकिन इमरान वहां गए ही नहीं, क्योंकि इमरान पर दोबारा गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लाहौर के जमा पार्क में उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। इसी बेचैनी में इमरान ने एक ट्वीट किया और लोगों को बताया कि ये उनकी गिरफ्तारी से पहले का आखिरी ट्वीट हो सकता है, क्योंकि पुलिस ने उनके घर को घेर रखा है। इस बीच इमरान खान की पार्टी के नेताओं के धड़ाधड़ गिरफ्तारी से इमरान खान भड़क गए। उनकी पार्टी की नेता शिरीन मजारी के दोबारा गिरफ्तार होते ही इमरान खान बौखला गए। उन्होंने ट्वीट करके शहबाज सरकार पर आरोप लगाया कि वो PTI को दोबारा सरकार बनाने से रोकने के लिए ऐसा कर रही है, और PTI नेताओं को बार बार गिरफ्तार कर रही है। पूर्व मंत्री और इमरान की खास शिरीन मजारी उन्हीं में एक है, जिन्हें कोर्ट से जमानत मिली, जिसके बाद उनका परिवार जेल के बाहर इंतजार कर रहा था, लेकिन वो जैसे ही जेल से निकली उन्हें पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया और उन्हें दूसरी जेल ले जाया गया, जिससे इमरान भड़क गए। उन्होंने आरोप लगाया कि PTI के 7,500 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें ज्यादातर की कोर्ट के सामने पेशी तक नहीं हुई। इमरान ने शहबाज सरकार पर PTI नेताओं और कार्यकर्ताओं का घर तोड़ने और उन्हें जबरदस्ती जेल में डालने का आरोप लगाया। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान जब हिंसा की आग में जला तो इमरान और उनके समर्थकों को धड़ाधड़ जेल में ठूसा गया। इमरान का कहना है कि ये सब उन्हें पाकिस्तान की सत्ता में वापसी करने से रोकने के लिए हो रहा है। उधर आर्मी से उलझकर इमरान बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का नंबर बढ़ गया है। एक दिन पहले ही PTI के कराची से सांसद महमूद मौलवी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था और कहा था कि वो सेना के खिलाफ नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे ही उन्हें पता चला कि इमरान एंड कंपनी पर आर्मी एक्ट के तहत केस दर्ज होने वाला है, उनके पसीने छूटने लगे, क्योंकि ये पाकिस्तान का सबसे कड़ा कानून है और इसने कई बड़े नामों को फांसी के फंदे पर लटकाया है। और इसलिए कहा जा रहा है कि इमरान खान ने आर्मी से उलझकर मुसीबत मोल ले ली, क्योंकि खबर है कि PTI सांसद महमूद मौलवी के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के PTI नेताओं ने पार्टी छोड़नी शुरू कर दी। इन नेताओं में मलिक अमीन असलम, जहीरुद्दीन अलीजई और अलमदार कुरैशी जैसे PTI नेता शामिल हैं, जिन्होंने बेझिझक होकर इमरान का साथ छोड़ दिया और सेना के गुस्से से बचने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन करने वालों पर आर्मी एक्ट के तहत केस दर्ज होने वाला है। इमरान की हालत तो बहुत ही खराब है, क्योंकि वो अपने ही घर में कैद हो चुके हैं और वहीं बैठे बैठे सारे कानूनी काम निपटा रहे हैं। और सेना और सरकार से खींचतान के बीच इमरान खान ने पाकिस्तान में 9 मई को ही गोलीबारी की घटनाओं की जांच की मांग की। इमरान खान ने दावा किया कि पाकिस्तान में सेना और सुरक्षा बल की गोलियों से 25 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की जान गई और सैकड़ों प्रदर्शनकारी घायल हुए। इमरान ने दावा किया कि उनकी गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में जो हिंसा हुई उसमें सेना और सुरक्षा बल ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाया और 25 ऐसे प्रदर्शनकारियों की जान चली गई जिनके पास हथियार नहीं थे और वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इमरान ने करीब 600 प्रदर्शनकारियों के घायल होने का भी दावा किया। इमरान ने मांग की कि इस मामले की जल्द से जल्द जांच हो, क्योंकि सरकार और पाकिस्तानी मीडिया
केवल और केवल इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और पाकिस्तान में हिंसा का ठीकरा इमरान समर्थकों के सिर पर फोड़ने के मूड में है। इसी बात ने इमरान का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इधर नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बाद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक हनुमान मंदिर में भी मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया। आरोप है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर में 13 मई को दूसरे धर्म के कुछ लड़कों ने घुसकर चादर चढ़ाने की कोशिश की थी, जिसके बाद वहां मुस्लिमों के आने पर पाबंदी लगा दी गई थी। और ऐसा ही कुछ अलीगढ़ के एक मंदिर में भी किया गया। वहां एक बोर्ड लगाकर ये लिख दिया गया कि मंदिर में मुसलमानों की एंट्री बैन है। जब पूजा करने जाना नहीं है तो फिर आना ही क्यों है? क्या चोरी करनी है या कुछ गलत हरकत करनी है? साथ ही ये नियम भी बना दिया गया कि मंदिर में आने वाले हिंदुओं को भी एक खास ड्रेस कोड का पालन करना होगा और अगर कोई नियम तोड़ने की कोशिश करेगा तो उसे मंदिर में घुसने नहीं दिया जाएगा। इस बीच पाकिस्तान के एक अखबार ने दावा किया कि पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची जल्द ही पूरी तरह अंधेरे में डूब जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की सरकार ने कराची में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी को लंबे वक्त से भुगतान नहीं किया है और अब ये रकम इतनी ज्यादा हो चुकी है कि सिवाय बिजली काटने के उस कंपनी के पास कोई और चारा नहीं बचा। दावा किया गया कि कराची में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी के इलेक्ट्रिक ने इसके लिए पाकिस्तान की संसदीय समिति से जल्द भुगतान की गुहार लगाई और इसकी वजह है पाकिस्तान की सरकार की तरफ से बिजली की दरों में दी जाने वाली सब्सिडी, जिसके शुरुआती सौदे के मुताबिक सरकार को इस कंपनी को पाकिस्तानी रुपयों में 2000 करोड़ चुकाने थे, जो बढ़कर अब करीब 15,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गए। और ये आशंका जताई जा रही है कि अगर शहबाज शरीफ की सरकार ने इसका भुगतान न किया तो अगले महीने से कराची में अंधेरा छा जाएगा। उधर महाराष्ट्र के कोल्हापुर की एक ग्राम सभा में जमकर हंगामा हुआ। फंड बंटवारे की वजह से विवाद शुरू हुआ, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कार्यकर्ता एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते नजर आए। इस दौरान दोनों पार्टी के गुस्साए कार्यकर्ता आपस में धक्का मुक्की करते भी दिखाई दिए। वहां मौजूद दोनों पार्टियों के नेता अपने कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील करते नजर आए, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनकी एक नहीं सुनी और ये झड़प काफी देर तक चलती रही, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई। हालांकि जोरदार हंगामे और मारपीट की वजह से कुछ लोग सभा छोड़कर वहां से चले गए। इस बीच महाराष्ट्र के शिरडी में मंदिर तोड़ने की अफवाह के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई। सैकड़ों की संख्या में लोग उस मंदिर के पास पहुंच गए, जिन्हें संभालने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। असल में सोशल मीडिया पर एक अफवाह फैलाई गई कि रामनगर के तालुजा देवी मंदिर को तोड़ा जाएगा, जिसके बाद इसका विरोध करने के लिए लोग मंदिर के पास पहुंच गए। लोगों के बीच अफवाह शिरडी नगर निगम के उस आदेश के बाद फैली जिसमें मंदिर के ऊपर लगे शेड को तोड़ने की बात कही गई थी। पुलिस के मुताबिक नगर निगम के आदेश को किसी ने तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। नागरिकांना पाठवला होता कि असं कुठलंही मंदिर वगैरह काढणार नाही। पुलिस ने मंदिर तोड़ने की अफवाह फैलाने वाले की तलाश शुरू कर दी और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इधर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में हर साल होने वाले जल्लीकट्टू खेल को हरी झंडी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में इस खेल को पशुओं के खिलाफ क्रूरता बताया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगाने से साफ इनकार कर दिया। जल्लीकट्टू खेल के दौरान सांडों और बैलों के सींगों में सिक्के या नोट फंसाकर उन्हें भीड़ में छोड़ दिया जाता है और लोगों को उन पर काबू पाना होता है। इसीलिए इसमें हिस्सा लेने वाले सांडों और बैलों के साथ क्रूरता का हवाला देते हुए जल्लीकट्टू पर रोक लगाने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के उस कानून को वैध बताया जिसमें जल्लीकट्टू को एक खेल के तौर पर मान्यता दी गई है। कोर्ट ने जल्लीकट्टू को राज्य की सांस्कृतिक विरासत माना। उधर राजस्थान के अलवर में मामूली विवाद में हिंसा भड़क गई। गांव वालों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों और पुलिस वालों पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक कर्मचारी वहां बिजली लाइन की शिफ्टिंग का काम करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन गांव वाले इसका विरोध करने लगे और इसी बीच उन पर हमला बोल दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें महिलाओं समेत कुछ लोग कर्मचारी पर डंडे बरसाते नजर आए और जब पुलिसकर्मी बीच बचाव करने पहुंचे तो उन पर हमला कर दिया, जिसमें बिजली विभाग के कर्मचारी और पुलिस के कई जवान बुरी तरह घायल हो गए। कहने लगे कि हम किसी कानून को नहीं मानते और हम ये कार्य नहीं करने देंगे। इस मामले में पुलिस ने सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और मारपीट करने वाले 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हालांकि अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। इस बीच न्यूयॉर्क पहुंचे प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल के साथ एक हादसा हो गया। हालांकि भारतीय मूल के एक ड्राइवर ने उनकी जान बचा ली, लेकिन इस हादसे ने प्रिंस हैरी को राजकुमारी डायना के एक्सीडेंट की याद दिला दी, जिनकी मौत साल 1997 में एक कार हादसे में हुई थी जब वो फोटोग्राफरों से बचने की कोशिश कर रही थी। वहीं दावा किया गया कि कुछ ऐसा ही न्यूयॉर्क में प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल के साथ हो सकता है। जब दोनों एक अवार्ड समारोह में हिस्सा लेकर लौट रहे थे तभी फोटोग्राफर उनके पीछे पड़ गए, जिनसे बचने के लिए प्रिंस हैरी अपनी पत्नी के साथ एक पुलिस स्टेशन में पहुंच गए और फिर वहां से एक कैब के जरिए निकले। लेकिन दावा किया गया कि जब दोनों कैब में बैठे तो फोटोग्राफरों ने गाड़ी को घेर लिया। इस दौरान एक हादसा भी हुआ। हालांकि भारतीय मूल के कैब ड्राइवर सुखचरण सिंह की वजह से उनकी जान बच गई, जो न्यूयॉर्क में रहकर कैब चलाने का काम करते हैं। उधर कतर और ईरान के बीच 1000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 80,000 करोड़ रुपयों की गैस डील हो गई। ये दावा ईरान इंटरनेशनल नाम की वेबसाइट ने किया।
और बताया कि ईरान में गैस उत्पादन से जुड़े एक बड़े क्षेत्र को विकसित करने के लिए दोनों के बीच सहमति बन गई। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक कतर और ईरान मिलकर इसके लिए $1000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 80,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। असल में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद रूस पर अमेरिका समेत कई देशों ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिसकी वजह से गैस की मांग दुनिया में बढ़ गई है। बताया गया कि इसीलिए अब कतर और ईरान मिलकर गैस के नए क्षेत्र को विकसित करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा गैस की मांग पूरी की जा सके। इधर पेरू में जमीन खिसकने से भारी तबाही मच गई। बताया गया कि चीन की कंपनी तटीय इलाके में एक टनल बना रही थी। आरोप है कि टनल बनाने के दौरान कंपनी के कर्मचारियों ने लापरवाही बरती और इसी वजह से वहां जमीन का बड़ा हिस्सा खिसक गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें सड़कों पर बड़ी दरारें नजर आईं और उन दरारों के बीच कई गाड़ियां फंसी दिखीं। कुछ जगह पर तो जमीन पूरी तरह धंस गई, जिससे कई घर उसमें समा गए। वहीं कुछ मकानों की दीवारें गिर गईं और घर का सामान मलबे में तब्दील हो गया। बताया गया कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। जमीन खिसकने के बाद वहां टनल बना रही चीन की कंपनी के खिलाफ लोग विरोध जताते नजर आए। इस दौरान वहां तैनात पुलिसकर्मियों से लोगों की हल्की झड़प भी हो गई। हालांकि इस घटना के बाद टनल बनाने का काम बंद कर दिया गया। उधर पंजाब के होशियारपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। दिन दहाड़े मोटरसाइकिल सवारों ने शिवसेना नेता पर फायरिंग कर दी। वहीं ये वारदात पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल पर 2 लोग आते दिखे, जिन पर पीछे से आ रहे मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग कर दी। हालांकि गनीमत ये रही कि वो बाल बाल बच गए और फिर हमलावर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने जब वारदात वाली जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला तो हमलावरों की पहचान हो गई, जिसमें एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं दावा किया गया कि जिन पर गोली चली वो शिवसेना के नेता हैं। जिसके बाद शिवसेना के कई नेता थाने पहुंच गए और हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की, जिस पर पुलिस ने सभी आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया। हालांकि ये पता नहीं चल सका कि किस मकसद से शिवसेना के नेता पर हमला किया गया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने G7 बैठक में हिस्सा लेने के लिए जापान रवाना होने से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत करने के संकेत दिए। जापान के हिरोशिमा शहर में 19 से 21 मई तक G7 की बैठक होगी। और कुछ रोज पहले पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि इस बैठक में अमेरिका की अगुवाई में G7 में शामिल देश चीन के दबदबे को कम करने का प्लान तैयार करेंगे। और तो और चीन पर इस संगठन में शामिल सभी देश एक बयान भी जारी करेंगे, जिसमें चीन की चुनौतियों से निपटने के तरीकों का जिक्र किया जाएगा। लेकिन G7 की बैठक में शामिल होने के लिए जापान रवाना होने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ये संकेत दिए कि वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये बातचीत कब और कहां होगी, जबकि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच पिछले साल अगस्त से ही ठनी हुई है। उधर इटली में बाढ़ ने लोगों को बेहाल कर दिया। बारिश और बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही उत्तरी इटली के एमिलिया रोमानिया इलाके में मचाई, जहां एक पुल पानी के तेज बहाव में बह गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पुल कई टुकड़ों में बंट गया। नदी के किनारे पुल तक जाने वाली सड़क भी नदी में समा गई। नदी के किनारे कई मीटर जमीन भी पानी के साथ तेज बहाव में बह गई। इटली के एमिलिया रोमानिया इलाके में बारिश के कारण ज्यादातर हिस्से डूबे नजर आए। सड़क पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। बाढ़ प्रभावित इलाकों में बत्ती गुल है और हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए अपना घर छोड़ चुके हैं। बताया गया कि बारिश और बाढ़ के कारण अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अलग अलग टीमें राहत बचाव के काम में जुटी हैं। इस बीच इटली में आई भयानक बाढ़ की वजह से कार रेसिंग चैंपियनशिप फॉर्मूला 1 को रद्द करना पड़ा। 21 मई से शुरू होने वाली फॉर्मूला 1 रेस को लेकर वहां बड़ी तैयारी की गई थी, लेकिन कुदरत ने सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया, क्योंकि सेंटेर्नो नदी का पानी रेसिंग ट्रैक पर आ गया, जिससे रेसिंग ट्रैक पूरी तरह डूब गया। आयोजकों ने एंजो फरारी सर्किट के कर्मचारियों से रेसिंग ट्रैक से दूर रहने की अपील की। Siamo qui per lavoro e perché praticamente diciamo distribuiamo tutta la parte del इटली के मौसम विभाग ने बताया कि कुछ इलाकों में जितनी बारिश 6 महीने में हुआ करती थी, उतनी बारिश एक रोज पहले महज 36 घंटों में हो गई। इसी वजह से वहां हालात बिगड़ गए। नदियों का जलस्तर बढ़ गया और पानी किनारों से आगे बढ़ते हुए शहरों में घुस गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बारिश और बाढ़ से इटली के 30 से ज्यादा शहर प्रभावित हैं। जिसके बाद इटली में राहत और बचाव का काम तेज कर दिया गया। रेस्क्यू टीम ने बाढ़ में फंसी एक गर्भवती महिला को हेलीकॉप्टर की मदद से बचा लिया, जिसका एक वीडियो सामने आया, जिसमें एमिलिया रोमानिया इलाके में एक मकान की छत पर बचाव टीम का हेलीकॉप्टर मंडराता दिखा। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी के जरिए एक बचाव कर्मी मकान की बालकनी में उतरा और वहां से गर्भवती महिला को एयरलिफ्ट करने में मदद की, जिसके बाद गर्भवती महिला को एम्बुलेंस में बैठाकर अस्पताल भेजा गया। इटली की रेस्क्यू टीम की तरफ से जारी इस वीडियो में बचाव कर्मी बाढ़ प्रभावित इलाके से एक बुजुर्ग को भी बचाते दिखे। इटली के कोस्ट गार्ड ने बताया कि अब तक 5000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और कई इलाकों में बचाव टीमें दिन रात काम कर रही हैं। लेकिन इसके बाद भी वहां हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। यही नहीं, बाढ़ की वजह से जमीन का एक बड़ा हिस्सा खिसककर नदी में समा गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें नदी के किनारे जमीन का एक बड़ा टुकड़ा धीरे धीरे कटकर नदी में गिरता दिखा। इटली के एमिलिया रोमानिया इलाके में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। वहां के कई शहरों की सड़कें, गलियां और लोगों के घर पानी में डूब गए। लोगों की जान बचाने के लिए सेना लगा दी गई। बाढ़ में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट भी किया जा रहा है। राहत और बचाव टीम लगातार बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश में जुटी है।
इधर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के आरक्षण से जुड़े ट्वीट पर बवाल हो गया। कुछ महीने पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर की गई विवादास्पद टिप्पणी पर बखेड़ा खड़ा हो गया था और अब उन्होंने रामराज की बात कहकर आरक्षण का मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि रामराज के नाम पर दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का आरक्षण काटा जा रहा है, इसलिए उन्हें सावधान हो जाना चाहिए। यही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह तक लिख दिया कि रामराज धोखा है जिसने बीजेपी का पारा चढ़ा दिया, कि वो निचले पायदान की राजनीति कर रहे हैं। यानी रामचरितमानस पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार रामराज के मुद्दे पर बयान देकर सियासी बवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि उनके पिछले बयान के बाद जगह जगह प्रदर्शन हुए थे और स्वामी प्रसाद मौर्य की खूब आलोचना हुई थी। इस बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी के ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी में शिवलिंग की जांच के लिए कार्बन डेटिंग करवाने का आदेश दिया था, जिसे मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वाराणसी के ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्बन डेटिंग या यूं कहें कि साइंटिफिक सर्वे करवाने का आदेश दिया था, जिससे शिवलिंग कितना पुराना है ये पता चलता। लेकिन मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी, जबकि एएसआई ने खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताया था कि कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना कार्बन डेटिंग करवाई जा सकती है और उसकी आयु पता लग सकती है। लेकिन मुस्लिम पक्ष इसके विरोध में है, क्योंकि वो कथित शिवलिंग को फव्वारा बताता है। उधर गृह युद्ध की आग में जल रहे अफ्रीकी देश सूडान के उमदुरमान शहर में भीषण बमबारी से लोग दहशत में आ गए। उमदुरमान वहां की राजधानी खार्तूम के बेहद करीब है, लेकिन भीषण लड़ाई की वजह से वहां भी बमबारी हो रही है। उमदुरमान शहर में बमबारी के बाद चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो पूरा शहर ही जल उठेगा। कुछ जगहों पर लपटें उठती दिखी तो कुछ जगहों पर आसमान में धुएं का ऊंचा गुबार उठता दिखा। बताया गया कि यह आग उमदुरमान शहर के एक मार्केट में बमबारी के बाद लगी। असल में सूडान पर राज करने के लिए आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस नाम का पैरामिलिट्री ग्रुप वहां की सेना पर भीषण हमले कर रहा है। हालांकि अमेरिका समेत कई देश सूडान में जारी इस लड़ाई को शांत करवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक लड़ाई थमी नहीं है। इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि यूक्रेन युद्ध में रूसी हथियारों की हालत देखकर चीन टेंशन में है और वो तेजी से अपनी जंग की रणनीति बदल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1979 में हुए वियतनाम वॉर के बाद से चीन ने कोई युद्ध नहीं लड़ा है और इसीलिए उसके पास एक भी ऐसा हथियार नहीं है जो वॉर टेस्टेड यानी जंग में इस्तेमाल हुआ हो। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से चीन अपनी पारंपरिक युद्ध शैली और हथियारों को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने में जुटा है। चीन के सामने चुनौती ये भी है कि उसके ज्यादातर हथियार और लड़ाकू हेलीकॉप्टर रूसी तकनीक पर आधारित हैं, जो यूक्रेन जंग में बुरी तरह मात खा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग के पहले 2 महीनों में 30 रूसी अटैक हेलीकॉप्टरों को यूक्रेन ने अमेरिकी स्ट्रिंगर मिसाइल से मार गिराया था। इसीलिए चीन ने रूस से मिले इन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में कई तरह के बदलाव करने शुरू कर दिए। इस बीच दिल्ली और हरियाणा के बीच बन रहे देश के पहले अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का ऐलान हो गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दावा किया कि जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस नए एक्सप्रेसवे के बनने के बाद दिल्ली और गुरुग्राम के बीच का सफर बहुत कम वक्त में तय किया जा सकेगा, क्योंकि 6 लेन एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की वजह से दिल्ली से गुरुग्राम जाने वाले लोगों को ट्रैफिक जैम की समस्या से निजात मिल जाएगी। इस एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का 10 किलोमीटर का हिस्सा दिल्ली में और करीब 19 किलोमीटर का हिस्सा हरियाणा में होगा। दावा है कि इसे बनाने में आईफिल टावर से 30 गुना ज्यादा स्टील और बुर्ज खलीफा से 6 गुना ज्यादा कंक्रीट लगा है। टनल भी है, अंडरपास भी है, ग्रेड रोड भी है, एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर के ऊपर फ्लाईओवर ये भी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे जुलाई तक शुरू हो जाएगा। उधर ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क एक इंटरव्यू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रिसर्च करने वाली अमेरिकी कंपनी ओपन एआई को दिए दान की रकम बताकर फंस गए। 2 महीने पहले मस्क ने ट्विटर पर ओपन एआई को $10 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 825 करोड़ रुपए दान करने का दावा किया था, लेकिन इंटरव्यू में उन्होंने दान की रकम इसकी आधी बताई और कहा कि उन्होंने ओपन एआई को $5 करोड़ के आसपास यानी भारतीय रुपयों में करीब 413 करोड़ रुपए दान किए थे। मतलब इलॉन मस्क अपने दावे से ही पलट गए। पहले उन्होंने पूरी दुनिया के सामने ओपन एआई कंपनी को $10 करोड़ दान करने का दावा किया और फिर सरेआम इंटरव्यू में दान की रकम $5 करोड़ बता दी। इलॉन मस्क पहले ओपन एआई कंपनी से जुड़े हुए थे, लेकिन 2018 में वो उसके बोर्ड से हट गए। ओपन एआई वही कंपनी है जिसके बनाए एडवांस चैटबॉट चैट जीपीटी का नाम आजकल पूरी दुनिया के मुंह पर चढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला चैट जीपीटी ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर सकता है और मुश्किल से मुश्किल सवाल का एकदम डिटेल में जवाब दे सकता है। इधर राजस्थान के अजमेर में कांग्रेस के दफ्तर में उस वक्त हंगामा हो गया जब पार्टी के कई कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया।
जिसमें कुछ लोग एक आदमी पर टूट पड़े और कॉलर पकड़कर खींचते हुए कांग्रेस दफ्तर से बाहर ले गए। इस दौरान पिटने वाला शख्स लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हाथापाई करने वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और भागने का मौका भी नहीं दिया। इस दौरान किसी ने उसे थप्पड़ मारे तो किसी ने घूंसे बरसा दिए। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन इसके बावजूद पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर हमले कम नहीं किए। और इसी रूस की सेना ने खार्किव पर भी हमला बोला। यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि खार्किव के 20 से ज्यादा इलाकों पर रूस की सेना ने एक दिन में ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई। और यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों को चुन चुन कर निशाना बनाया। बताया गया कि पुतिन की फौज ने मिसाइलों के साथ साथ ड्रोन और लड़ाकू विमानों से भी हमले किए। खबर के मुताबिक रूस के हमलों में एक जंगल में आग भी लग गई। हालांकि दावा है कि खार्किव में रूस के हमलों में किसी की जान नहीं गई। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को अपनी मुट्ठी में करने के लिए रूसी सेना कई महीनों से लड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद वो अब तक खार्किव पर कब्जा नहीं कर पाई है। इस बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के ओडेसा शहर को बम धमाकों से दहला दिया। यह हमला शहर के रिहायशी इलाकों में किया गया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक बम रिहायशी इलाके में गिरता नजर आया, जो जोरदार धमाके के साथ फट गया और फिर हर तरफ तबाही का मंजर देखने को मिला। सिर्फ 8 सेकंड के अंदर ओडेसा का एक इलाका जल उठा। धमाका इतना जोरदार था कि आसमान में धुएं का गुबार उठता दिखा। वहीं दावा किया गया कि रूस ने ओडेसा के रिहायशी इलाके में 10 से ज्यादा गोले दागे, जिससे शहर को भारी नुकसान पहुंचा। दावा किया गया कि क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक के बाद से ही रूस लगातार यूक्रेन के ओडेसा शहर को निशाना बना रहा है, जिसके तहत एक दिन पहले ही रूस ने ओडेसा में मिसाइलें दागी थी। वहीं यूक्रेन ने दावा किया कि उसके डिफेंस सिस्टम ने रूस की कई मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन कुछ मिसाइल इंडस्ट्रियल इलाके में जा गिरी, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। उधर यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसने अमेरिकी स्ट्रिंगर मिसाइल से रूस के घातक ड्रोन को तबाह कर दिया। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि जेलेंस्की की फौज ने किस इलाके में रूसी सेना पर हमला किया। लेकिन इस हमले का जो वीडियो यूक्रेन ने जारी किया, उसमें जेलेंस्की के सैनिक अमेरिकी स्ट्रिंगर मिसाइल से हमला करते हुए दिखाई दिए। दावा है कि उन्होंने इस मिसाइल से रूस के घातक शाहिद 136 ड्रोन को तबाह कर दिया। पुतिन की फौज को यह ड्रोन ईरान से मिला है और इसने अब तक रूसी सेना की खूब मदद की है। इसी ड्रोन के दम पर रूस ने जबरदस्त हमला कर यूक्रेन के पूर्व में बसे कई इलाकों पर कब्जा किया था। लेकिन जेलेंस्की की फौज का दावा है कि पिछले कुछ दिनों में पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम समेत कई दूसरे हथियारों की मदद से उसने बड़ी संख्या में रूसी ड्रोन तबाह कर दिए। क्रेमलिन अटैक के बाद रूस ने ड्रोन हमलों में तेजी ला दी है। इस बीच मध्य यूक्रेन में भी रूसी सेना ने मिसाइलों और ड्रोन से हमले कर भारी तबाही मचा दी। पुतिन की सेना के हमलों से यूक्रेन के किरोवोरोद शहर को भारी नुकसान पहुंचा, क्योंकि इस शहर पर रूसी सेना ने न सिर्फ ड्रोन से हमले किए बल्कि कई घातक मिसाइलें भी बरसाईं। इन ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के मध्य में बसा किरोवोरोद शहर दहल उठा। हालांकि बाद में यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रूस की कुछ क्रूज मिसाइलें तबाह कर दी। उनके अलावा यूक्रेन ने रूस के कई ड्रोन भी मार गिराने का दम भरा। किरोवोरोद शहर यूक्रेन के मध्य में है और ये वहां का दूसरा सबसे कम आबादी वाला शहर है, लेकिन रूसी सेना की नजर इस शहर को जीतने के बाद दूसरे अहम इलाकों तक पहुंचने की है। इसी वजह से वहां पिछले कुछ दिनों से जंग तेज हो गई। इधर पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी की रिलीज का रास्ता साफ हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में फिल्म पर लगे बैन को हटा दिया और ममता सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फिल्म की रिलीज पर बैन लगा दिया था। हालांकि पूरे देश में ये फिल्म 5 मई को रिलीज की गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले के खिलाफ फिल्म निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार से कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार का कर्तव्य है। ऐसे में सरकार अपने दायित्व का पालन करे। क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला देते हुए फिल्म द केरल स्टोरी पर बैन लगा दिया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी सिनेमा घरों में रिलीज हो सकती है। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी फिल्म से बैन हटाने से जुड़ा कोई आदेश जारी नहीं किया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान द केरला स्टोरी फिल्म के निर्माताओं से उन 32,000 महिलाओं की गुमशुदगी पर सवाल किया जिसका जिक्र फिल्म में किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के इस सवाल पर फिल्म निर्माता की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने सफाई दी कि इसका कोई आधिकारिक डेटा नहीं है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई शाम 5 बजे तक एक डिस्क्लेमर लगाने का आदेश दिया, जिस पर लिखा होगा कि 32,000 महिलाओं की गुमशुदगी के आंकड़े का कोई पुख्ता आधार नहीं है। साथ ही आदेश दिया कि इसे फिल्म के हर शो में दिखाया जाए, जिस पर हरीश साल्वे ने हामी भरी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी पर लगे बैन को हटा दिया। रूसी सेना के हवाई हमलों की चपेट में आकर किसी की जान न जाए, इसके लिए पश्चिमी मीडिया का दावा है, क्योंकि कीव पर रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। बखमुत के बाद कीव पर बड़ी आफत आई है। ताबड़तोड़ मिसाइल हमले से कीव दहला दिया गया है।
रूसी सेना का हवाई हमलों की चपेट में आकर किसी की जान न जाए। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले कई दिनों से रूस लगातार कीव को निशाना बना रहा है। इसी वजह से उसने कीव पर मिसाइलों की बारिश कर दी, जिससे वहां दहशत मच गई। पुतिन की सेना के जोरदार हमले के बाद शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और हवाई हमले से बचने के लिए फौरन लोगों से बंकरों और शेल्टर होम में जाने की अपील की गई। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन की फौज ने देर रात कीव के पूर्वी इलाके पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिसकी वजह से कुछ इमारतें धराशायी हो गईं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूसी सेना लगातार कीव को टारगेट कर रही है, क्योंकि इस हमले से पहले 9 मई को भी रूस ने कीव पर 30 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन से हमला कर तबाही मचा दी थी। हालांकि उस दौरान यूक्रेन ने दावा किया था कि उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर ड्रोन ढेर कर दिए थे, लेकिन इस हमले के ठीक 10 दिन बाद रूस ने एक बार फिर मिसाइलों की बारिश कर कीव को थर्रा दिया। हमलों की वजह से वहां पूरी रात सायरन बजते रहे, लेकिन इसके बाद भी कीव पर रूस के हमले नहीं रुके। यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि आसमान से बमों और रॉकेट की बारिश के बाद रूसी सेना ने कीव पर ताबड़तोड़ क्रूज मिसाइलें दागी। और तो और कीव पर रूस ने अपने खतरनाक TU-160 बॉम्बर से भी हमला बोला और दावा किया गया कि ये मिसाइलें रूस ने कैस्पियन सागर से सीधा कीव को निशाना बनाकर दागी, जिसमें TU-95MS बॉम्बर और TU-160 बॉम्बर का भारी तादाद में इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही कई क्रूज मिसाइलें भी दागी गईं, जिसके बाद कीव के आसमान में ड्रोन उड़ते भी देखे गए। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन की कई मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, जिनका मलबा कीव के पास गिरा और दावा किया गया कि भीषण आग लग गई। हालांकि यूक्रेन की तरफ से हमले में किसी की मौत का दावा नहीं किया गया। वहीं एक रात पहले पूरे यूक्रेन में सायरन बज ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कर्नाटक पर। कांग्रेस आलाकमान के फैसले के बाद सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार बेंगलुरु रवाना हो गए हैं, जहां वो राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कर्नाटक में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 20 मई को होने वाला है। कांग्रेस ने सिद्धरमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया है और जब तक ये ऐलान नहीं हुआ तब तक दोनों नेता दिल्ली में डटे रहे और ऐलान के बाद वो दिल्ली से कर्नाटक चले गए। उधर कांग्रेस ने ऐलान कर दिया कि सिद्धरमैया कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे, जबकि डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के नाम पर कांग्रेस में कई दिन से मंथन चल रहा था। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ था और खरगे के घर पर लगातार बैठक हुई और आखिरकार कांग्रेस आलाकमान ने तय किया कि सिद्धरमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री और डीके शिव कुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम होंगे। यही नहीं, आलाकमान ने साफ कर दिया कि कर्नाटक में केवल एक ही उप मुख्यमंत्री होगा। सिद्धरमैया विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। डीके शिव कुमार विल बी द ओनली वन डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम के अलावा डीके शिव कुमार के पास कर्नाटक कांग्रेस की भी जिम्मेदारी होगी। इस फैसले से पहले डीके शिव कुमार से जब बात की गई तो उन्होंने अपने हाव भाव से जता दिया कि वो आलाकमान का फैसला सिर आंखों पर रखेंगे। सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार 20 मई को शपथ लेंगे और इस मौके पर विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियों के नेताओं को सिद्धरमैया के शपथ ग्रहण में बुलाया जाए, जिसके लिए निमंत्रण भेजे जा रहे हैं और नीतीश को तो निमंत्रण मिल भी चुका है। सूत्र बता रहे हैं कि कर्नाटक में विपक्ष के शक्ति प्रदर्शन में नीतीश और तेजस्वी दोनों शामिल होंगे। इसके अलावा खबर है कि शरद पवार भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। सूत्र बता रहे हैं कि खरगे ने शरद पवार को खुद फोन किया था। कांग्रेस की कोशिश है कि कर्नाटक के मंच का इस्तेमाल विपक्षी एकता दिखाने के लिए किया जाए, जिसके लिए उसने मेहमानों की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार की है, जिसमें उसकी सहयोगी पार्टियों के अलावा दूसरे विपक्षी नेताओं के नाम भी शामिल हैं। फिलहाल उस लिस्ट में कौन कौन है ये नहीं पता, लेकिन कांग्रेस की तैयारियों से साफ है कि वो कर्नाटक से 2024 की तैयारियां शुरू करने वाली है, क्योंकि कर्नाटक की जीत के बाद कई विपक्षी पार्टियों के सुर कांग्रेस के लिए बदल गए हैं, जिनमें ममता की पार्टी का नाम भी शामिल है। इधर राजस्थान के अजमेर में कांग्रेस के दफ्तर में उस वक्त हंगामा हो गया जब पार्टी के कई कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक आदमी पर टूट पड़े और कॉलर पकड़कर खींचते हुए कांग्रेस दफ्तर से बाहर ले गए। इस दौरान पिटने वाला शख्स लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हाथापाई करने वालों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और भागने का मौका भी नहीं दिया। इस दौरान किसी ने उसे थप्पड़ मारे तो किसी ने घूंसे बरसा दिए। तभी हंगामे की सूचना मिलते ही कुछ पुलिस वाले वहां पहुंच गए, जिन्हें देखकर मामला शांत हो गया। बताया गया कि अजमेर में कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन के आने का कार्यक्रम था। दावा किया गया कि इस दौरान सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के समर्थक आपस में भिड़ गए। वहीं मारपीट की घटना के बाद कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। उधर इजरायल की मुश्किल से 5 महीने पुरानी सरकार पर फिर संकट छा गया, क्योंकि सरकार जो बजट पेश करने जा रही है उसके खिलाफ इजरायल के लोगों ने ही मोर्चा खोल दिया। लोगों का गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि इजरायल की सरकार बजट में कट्टर यहूदी समुदाय के लिए हजारों करोड़ रुपए के खर्च को मंजूरी दे चुकी है। इसलिए प्रस्तावित बजट का विरोध करने के लिए इजरायल के हजारों लोग रात में झंडे, बैनर और प्लेकार्ड लेकर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने लंबा चौड़ा मार्च निकाला और कुछ जगह वो और कट्टर यहूदी समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। एक तस्वीर में तो बजट का विरोध करता एक प्रदर्शनकारी बाजा बजाता दिखा।
मगर उसे रोकने के लिए एक शख्स ने बिल्कुल उसके मुंह के आगे प्लेकार्ड कर दिया। गठबंधन से चल रही इजराइल की सरकार कट्टर यहूदी पार्टियों के समर्थन के भरोसे है। उन्हें खुश करने के लिए सरकार ने बजट में कट्टर यहूदी समुदाय पर दिल खोलकर लुटाने का मन बना लिया, लेकिन इस चक्कर में इजराइल के हजारों लोगों ने हल्ला बोल दिया। अगर इस महीने बजट पास नहीं हुआ तो इजराइल में दोबारा चुनाव कराने की नौबत आ जाएगी। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक निजी यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर के एक छात्र ने अपनी दोस्त पर फायरिंग की और फिर उसी पिस्तौल से अपनी जान भी ले ली। इस वारदात का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें आरोपी लड़का अपने बैग से पिस्तौल निकालकर लड़की पर गोलियां चलाता दिखाई दिया। आरोप है कि उसे मारने के बाद वो अपने हॉस्टल की तरफ भाग गया और वहां जाकर खुद को भी गोली मार ली। सबूत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि एक प्लानिंग के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस इस हत्याकांड की जांच में जुट गई। पुलिस ने उस इलाके को पूरी तरह से बंद कर दिया, साथ ही उन दोनों से जुड़े लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक तख्तापलट के बाद म्यांमार की सेना ने 8,000 करोड़ से ज्यादा की कीमत के हथियार खरीद लिए। हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट का हवाला देकर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि म्यांमार ने ज्यादातर हथियार रूस, चीन और सिंगापुर की कंपनियों से खरीदे, और जिनमें कुछ हथियारों का इस्तेमाल तो वहां के नागरिकों के खिलाफ ही किया गया। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक तख्तापलट के बाद से म्यांमार में लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन्हें खामोश करने के लिए सेना ने खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद कुछ देशों ने बिना रुके वहां की सेना को हथियारों की सप्लाई की। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक म्यांमार में फरवरी 2021 में तख्तापलट करने वाली सेना लगातार बेगुनाहों का कत्ल कर रही है और उसमें चीन उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि चीन पर वहां की सेना को फाइटर जेट्स और ड्रोन हथियार देने के आरोप लगे हैं। मतलब ये कि म्यांमार के गृह युद्ध की आग में चीन ने हथियारों की सप्लाई करके घी डालने का काम किया, जिसकी वजह से अब तक वहां हजारों लोगों की जान चली गई और लाखों लोगों को बेघर होना पड़ा। इस बीच अमेरिका के ओहायो से हैरान करने वाला मामला सामने आया। वहां एक आरोपी पुलिस से बचने के लिए वॉशिंग मशीन में छिप गया, क्योंकि उस पर ड्रग्स रखने का आरोप था, जिसके बाद पुलिस उसे तलाश रही थी। इसी दौरान वो अपने साथियों के साथ एक घर में छिप गया, जहां से पुलिस की टीम ने 6 आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन एक आरोपी पुलिस को चकमा देने के लिए वॉशिंग मशीन में छिप गया। लेकिन पुलिस ने भी होशियारी दिखाई और उसे वॉशिंग मशीन से निकाल कर गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही ड्रग्स और नशीले पदार्थ को भी जब्त कर लिया गया। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1000 साल पुरानी बाइबल की रिकॉर्ड दाम पर नीलामी हुई। हिब्रू में लिखी गई इस बाइबल को करीब $38 मिलियन यानी करीब 300 करोड़ रुपए में नीलाम किया गया। और इसके साथ ही हिब्रू बाइबल अब तक की नीलाम हुई सबसे महंगा ग्रंथ बन गई, जिसे अमेरिका की एक गैर सरकारी संस्था ने खरीदा और अब इसे इजराइल के तेल अवीव में रहने वाले यहूदियों को तोहफे में देने की तैयारी है। दावा है कि ये अब तक की खोजी गई सबसे पुरानी बाइबल है, जो करीब 1000 साल पुरानी है और जो हिब्रू इतिहास का सबसे प्रभावशाली ग्रंथ माना जाता है। इसलिए इसकी नीलामी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जो करीब 300 करोड़ रुपए में नीलाम हुई। इससे पहले नीलाम हुई सबसे महंगी रचना के तौर पर लियोनार्डो दा विंची की कोडेक्स लेस्टर थी, जिसका रिकॉर्ड अब टूट गया। इधर जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 बदमाशों ने हथियारों के दम पर लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया और सरेआम हुई लूट का हैरान कर देने वाला एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि हेलमेट पहनकर 3 बदमाश एक दुकान में घुसे और वहां लॉकर में रखा कैश निकालने लगे। इस दौरान एक बदमाश ने दुकानदार पर पिस्तौल तान दी, जबकि उसका साथी धारदार हथियार दिखाकर उन्हें धमकाता नजर आया, जिसके बाद दुकानदार घबराकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन इसके बावजूद बदमाशों ने पिस्तौल से उस पर हमला कर दिया। इसके बाद आरोप है कि वो लाखों रुपए कैश और लैपटॉप समेत सोने के गहने लेकर फरार हो गए। बदमाशों ने पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया। इस बीच अब देश से बाहर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना महंगा पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई ने देश के बाहर क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर टैक्स बढ़ाने का फैसला किया, जिसकी वजह से अब विदेश में क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर ज्यादा टैक्स देना होगा। असल में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशी करेंसी में होने वाले खर्च को भी LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के दायरे में लाया गया है। आरबीआई LRS स्कीम के तहत देश के लोगों को विदेश में पैसे खर्च करने की इजाजत देता है। नए नियम के मुताबिक अब देश से बाहर क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने पर 1 जुलाई से 20% टैक्स देना होगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद ओडिशा के पुरी से वंदे भारत ट्रेन पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन के लिए रवाना हो गई। ओडिशा की ये पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पुरी से हावड़ा के बीच की 500 किलोमीटर की दूरी 6.5 घंटे में पूरी करेगी। प्रधानमंत्री ने ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर मेक इन इंडिया मिशन की तारीफ की। ये वंदे भारत ट्रेन भारत ने अपने बलबूते ही बनाई है। ओडिशा को वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने के साथ प्रधानमंत्री ने 8,200 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिसके तहत पुरी और कटक के रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। उधर रूस के कब्जे वाले क्राइमिया के एक इलाके में बड़े धमाके के बाद ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना की वजह से वहां रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया, जिसका असर दूसरी ट्रेनों पर पड़ा।
जिसके बाद रूस ने इस धमाके के लिए जेलेंस्की की फौज को जिम्मेदार ठहरा दिया। आरोप है कि यूक्रेन की सेना ने क्राइमिया में इस ट्रेन को बम धमाके से उड़ा दिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में ट्रेन के कई डिब्बे धमाके के बाद पटरी से उतरे नजर आए। असल में क्राइमिया इन दिनों जेलेंस्की के खास निशाने पर है और वो पुतिन से इसे छीनने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। वहाँ 2014 से ही रूसी सेना का राज है। यही नहीं, पुतिन कई बार ये चेतावनी दे चुके हैं कि वो क्राइमिया को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ महीनों से यूक्रेन की सेना लगातार क्राइमिया के अलग अलग इलाकों को निशाना बना रही है। इस बीच यूक्रेन का दावा है कि उसने एक ही रात में रूस की 29 खतरनाक मिसाइलों और 2 ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन के मुताबिक महज 8 घंटे में उसके सैनिकों ने अलग अलग इलाकों में रूसी सेना की कमर तोड़ दी और उसकी कई घातक मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। यूक्रेन के मुताबिक रूसी सेना ने बीती रात अलग अलग इलाकों में एक साथ कई हमले किए। उसने न सिर्फ क्रूज मिसाइलें बरसाई बल्कि ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन से भी हमला करने की कोशिश की। लेकिन दावा है कि रूसी सेना को इसका भारी खमियाजा उठाना पड़ा, क्योंकि जेलेंस्की के सैनिकों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत रूस की 29 क्रूज मिसाइलों को तबाह कर दिया। ये मिसाइलें पुतिन की सेना ने Tu-160 और Tu-95 बॉम्बर से बरसाई थी। इसके अलावा रूस के 2 शाहिद 136 ड्रोन को भी यूक्रेन की फौज ने मार गिराया। हालांकि यूक्रेन ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि उसने किन शहरों में ये जवाबी कार्रवाई की। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को ताकतवर बनाने के लिए एक बार फिर करोड़ों रुपए की मदद करेगा। अमेरिका 6000 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज यूक्रेन को देगा, जिसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले दिनों में जंग रुकने वाली नहीं है बल्कि और भड़कने वाली है, क्योंकि अमेरिका से मिले हथियारों के दम पर ही यूक्रेन रूस की सेना को हर मोर्चे पर करारा जवाब दे रहा है। बताया गया कि यूक्रेन की जरूरतों को देखते हुए अमेरिका ने इस राहत पैकेज का ऐलान किया और राष्ट्रपति चुनाव से पहले बाइडेन यूक्रेन को ये रकम देने की तैयारी में है, ताकि चुनाव के बाद अगर सत्ता परिवर्तन भी हुआ तो जेलेंस्की के पास इतना पैसा हो कि वो युद्ध में रूस से लोहा ले सके। इससे पहले भी अमेरिका ने आधुनिक ड्रोन समेत कई हथियार और लड़ाकू हेलीकॉप्टर यूक्रेन को दिए थे। इधर लद्दाख में आंख दिखाने वाले चीन को मुसीबत में भारत की याद आ गई। मछली पकड़ने वाला चीन का एक जहाज 39 लोगों के साथ हिंद महासागर के इलाके में डूब गया है और जब चीन से राहत बचाव का काम संभल नहीं पाया तो उसने भारतीय नौसेना के आगे हाथ फैला दिए। और चीन के रवैये के बावजूद भारतीय नौसेना ने इंसानियत दिखाते हुए चीन के लोगों को बचाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया। मछली पकड़ने वाला चीन का जहाज हिंद महासागर में जहां डूबा है वहां से भारत 900 नॉटिकल माइल की दूरी पर है और हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की बेहद मजबूत पकड़ है। इसलिए चीन ने भारतीय नौसेना से मदद मांगी। अब नौसेना का P-8I विमान खराब मौसम के बावजूद समंदर के ऊपर लगातार उड़ान भर रहा है। भारतीय नौसेना को समंदर में कुछ मलबा मिला भी है। माना जा रहा है कि वो मलबा चीन के डूबे हुए जहाज का हो सकता है। इस बीच उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नकाबपोश बदमाशों ने रात के वक्त लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इस वारदात का एक CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें हथियार लेकर 5 से 6 बदमाश एक घर में घुसते नजर आए। वीडियो में साफ दिखा कि नकाबपोश बदमाश सीढ़ी के जरिए मकान की तीसरी मंजिल पर पहुंचे और घर पर रखे सोने और चांदी के गहने समेत कैश लेकर वहां से फरार हो गए, जिसके बाद वहां दहशत मच गई। बताया गया कि 11 मई को बदमाशों ने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया था, जिसके खिलाफ पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया था। लेकिन आरोप है कि इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही किसी बदमाश को पकड़ा जा सका। प्रधानमंत्री 3 देशों के दौरे पर जाने वाले हैं। वो 4 दिन में 3 देशों की यात्रा करेंगे और 3 अलग अलग शिखर सम्मेलनों का हिस्सा बनेंगे, जिनमें क्वाड और G7 शिखर सम्मेलन शामिल हैं। अपने 4 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री दुनिया भर के करीब 24 नेताओं से मिलेंगे। इसके अलावा कारोबारियों और कई नामचीन हस्तियों से भी उनकी मुलाकात होगी। इन 4 दिनों में प्रधानमंत्री की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होगी और वो सिडनी में करीब 1000 लोगों को संबोधित करेंगे, जिनमें ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली भारतीय मूल के लोग भी शामिल होंगे। इधर जातिगत जनगणना मामले पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मुद्दे पर पटना हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस मुद्दे पर बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखे। पटना हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना पर 3 जुलाई तक अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसके बाद बिहार सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां से भी उसे राहत नहीं मिली। देश की सबसे बड़ी अदालत के मुताबिक अगर पटना हाईकोर्ट इस पर तय समय पर सुनवाई नहीं करेगी तभी वो ये मामला देखेगी। इस फैसले को नीतीश सरकार के लिए बड़े झटके की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे वक्त से जातीय जनगणना के पक्ष में रही नीतीश सरकार ने जनवरी में इसका काम शुरू भी करवा दिया था। उधर महाराष्ट्र के पुणे से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक तेंदुए ने एक कुत्ते पर हमला कर दिया। ये घटना 15 मई की है, जिसका वीडियो अब सामने आया और सामने आए इस वीडियो में दिखा कि वो तेंदुआ दबे पांव आया और सो रहे कुत्ते को मुंह में दबोचकर वहां से फरार हो गया। जिस वक्त तेंदुए ने हमला किया उस समय कुत्ते का मालिक वहीं पास में सो रहा था, लेकिन उसे तेंदुए के आने का पता ही नहीं चला। अपने कुत्ते की चीख सुनकर उसकी नींद जब खुली तब तक तेंदुआ अपने शिकार को लेकर भाग चुका था। गनीमत यह रही कि तेंदुए ने उस पर हमला नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो नींद में होने की वजह से अपना बचाव नहीं कर पाता। इस बीच दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए।
वहां के लोगों का आरोप है कि सरकार बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को रोकने में नाकाम साबित हुई। और इसी मुद्दे पर सबसे बड़ा प्रदर्शन ब्यूनस आयर्स में हुआ, जहां लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा और प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को पूरी तरह से जैम कर दिया। चारों तरफ प्रदर्शनकारियों ने ऐसा कब्जा किया कि वहां से किसी भी गाड़ी का गुजर पाना मुश्किल हो गया, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोग राष्ट्रपति कार्यालय के बाहर जमा हो गए। वहां इतने लोग इकट्ठा हो गए कि पैर रखने की भी जगह नहीं बची। इस दौरान लोगों ने कई बैनर और पोस्टरों के जरिए अपना विरोध जताया, क्योंकि अर्जेंटीना में बढ़ती महंगाई की वजह से गरीबी बढ़ती ही जा रही है और इसका आरोप वहां के लोग सरकार पर लगा रहे हैं। उधर अमेरिका के फ्लोरिडा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कछुए की जान बचाने के लिए कई बार ड्राइवरों ने खुद की जान खतरे में डाल दी और एक ड्राइवर ने तो सड़क के बीचों बीच अपनी कार को मोड़ दिया, क्योंकि उसके सामने अचानक एक कछुआ आ गया। वहीं इससे पहले कई गाड़ियों ने जैसे ही सड़क पर कछुए को देखा अपनी रफ्तार धीमी कर ली। इस दौरान वहां कई गाड़ियों की टक्कर होते होते बच गई। हालांकि सभी कार सवार सुरक्षित बच गए और कछुआ सड़क पार करके चला गया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली की तिहाड़ जेल से जुड़ी। तिहाड़ जेल प्रशासन ने दिल्ली सरकार को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें खतरनाक कैदियों को दूसरे राज्यों की जेल में शिफ्ट करने की अपील की गई है। इसके लिए जेल प्रशासन ने नियमों में बदलाव करने के लिए भी मांग की है। नियम यह है कि किसी दूसरे राज्य में कैदियों को ट्रांसफर करने के लिए उस राज्य से इजाजत लेनी पड़ती है। कुछ रोज पहले तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। टिल्लू से पहले गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया को भी मार दिया गया था। इसी वजह से तिहाड़ जेल प्रशासन ने खतरनाक कैदियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट करने के लिए दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी है। आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, तो इसमें क्या होगा अब? जी देखिए किशोर जी, जो तिहाड़ के डीजी संजय बेनीवाल, उन्होंने लेटर दिल्ली सरकार को लिखा है। दिल्ली सरकार इस पर फैसला लेगी कि क्या जो खुकार गैंगस्टर करीबन 2000 से ज्यादा तिहाड़ जेल बंदे, क्या उन्हें साउथ इंडिया की जेलों में शिफ्ट किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ये भारत की एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी होगी, ताकि जो गैंगस्टरों का नेटवर्क है उसको तोड़ा जाए। और इस पे आखिरी फैसला तिहाड़ प्रशासन ने जो लेटर लिखा है दिल्ली सरकार को लेना है। शुक्रिया आनंद आपका। इधर जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक घर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद सेना ने घर में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, क्योंकि मकान में लगी आग तेजी से भड़कती जा रही थी। भीषण आग के तांडव मचाने का जो वीडियो सामने आया, उसमें पूरा मकान लपटों के बीच घिरा नजर आया। चारों तरफ सिर्फ ऊंची ऊंची लपटों का ही कब्जा दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फट गया हो। थोड़ी ही देर में आग की लपटों ने आसपास के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घर में रह रहे लोग वहीं फंस गए। तभी घर के बाहर मौजूद लोगों ने सेना और दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद सेना ने घर में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं आग बुझाने में दमकल कर्मियों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। इस बीच बिहार के छपरा के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 35 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। दावा किया गया कि वहां बच्चों को जो खाना परोसा गया उसमें एक छिपकली गिर गई थी, जिसे खाते ही बच्चों की तबीयत बिगड़ गई और फिर उन्हें आनन फानन में छपरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। 55 बच्चे लोग को ये हालत बहुत बुरी दयनीय है, जो कि हम लोग हॉस्पिटल में लेकर आए। आरोप है कि वहां ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जिनकी शिकायत करने के बावजूद मिड डे मील बनाने वाले ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिर एक बार छिपकली गिरी हुई खिचड़ी खाने से करीब 35 बच्चों की तबीयत बुरी तरह बिगड़ गई और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि प्रशासन का दावा है कि उन बच्चों के इलाज के लिए डॉक्टरों की एक खास टीम को लगा दिया गया। उधर अमेरिका के एक सांसद ने इस बात का संकेत दिया कि बाइडेन सरकार जल्द ही ईरान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकती है। इजरायल की तरह अमेरिका भी पिछले कई महीनों से ईरान पर भड़का हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। आरोप है कि दुनिया से छिपाकर ईरान तेजी से एटम बम बना रहा है, जिसे रोकने के लिए अमेरिका और इजरायल पिछले कई महीनों से पूरा जोर लगा रहे हैं। इजरायल तो इस मुद्दे पर ईरान पर कई बार हमला करने की धमकी भी दे चुका है। इस बीच अमेरिकी सांसद जॉश हॉले ने इस बात के संकेत दिए कि बाइडेन सरकार जल्द ही ईरान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन छेड़ सकती है। इस ऑपरेशन का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हर हाल में रोकना है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता जॉश हॉले के मुताबिक उन्हें बाइडेन सरकार के खुफिया सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली, जिसका मतलब है कि जल्द ही अमेरिका और ईरान के बीच जंग की नौबत आ सकती है। इधर पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर इस बात की अटकलें तेज हो गई कि पुलिस कभी भी बड़ा ऑपरेशन कर सकती है, क्योंकि लाहौर के जमा पार्क पहुंचने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया, जिसके लिए सैकड़ों की संख्या में ट्रकों और कंटेनरों को जमा पार्क जाने वाली सड़क पर रोक दिया गया। जमा पार्क में ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का घर है। उनके समर्थकों का आरोप है कि उन्हें इमरान के घर जाने से रोकने के लिए पुलिस ने ये तैयारी की। लेकिन पुलिस का आरोप है कि इमरान खान ने अपने घर में 30 से 40 आतंकियों को छुपा कर रखा है, जिन्हें सौंपने के लिए पुलिस ने इमरान को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया। इसी बीच पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इमरान के एनकाउंटर तक की आशंकाएं जताई जाने लगी हैं। खुद इमरान भी कह चुके हैं सरकार उनका एनकाउंटर करा सकती है। उधर यूरोप के देश सर्बिया के नोवी साद इलाके में लगातार आसमान से पानी बरसने के बाद बाढ़ आ गई, जिसके बाद वहां बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया।
क्योंकि आसमान से बरसी आफत ने कई इलाकों को पूरी तरह डुबो दिया। बारिश के पानी ने सड़कों और निचले इलाकों पर कब्जा जमा लिया। वहां से आए एक वीडियो में एक कार बाढ़ की वजह से आधे से ज्यादा डूबी नजर आई, जिसमें फंसे 2 लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया। इसी तरह कई और इलाकों में भी गाड़ियां पानी में डूबी दिखाई दी, जिसके बाद प्रशासन ने उन गाड़ियों को किसी तरह वहां से निकाला। आशंका जताई जा रही है कि बाढ़ की वजह से कई लोग लापता भी हो गए, जिनकी तलाश में टीमें लगा दी गई। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। देश के नए संसद भवन से जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक स्पीकर ओम बिरला ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। लोकसभा सचिवालय ने जानकारी दी कि नए संसद भवन का काम पूरा कर लिया गया है और 28 मई को इसका उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2020 में नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी, जिसमें आधुनिक सुविधाएं होंगी। नए संसद भवन में 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। यतेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो यतेंद्र, अब अगला सेशन भी नए संसद भवन में होगा? देखिए, बिल्कुल किशोर, माना यही जा रहा है कि उद्घाटन के बाद जो मॉनसून सेशन होगा वो नई बिल्डिंग जो बनी है संसद भवन की उसमें होगा। लेकिन इसमें सबसे खास बात जो 28 मई है, 28 मई को ही वीर सावरकर का जन्मदिन माना जाता है और वीर सावरकर के जन्मदिन के अवसर जब नई संसद का उद्घाटन होगा तो पूरे देश में एक राष्ट्रवाद का मैसेज प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा तो दिया जाएगा। साथ ही एक पलटवार, बड़ा पलटवार माना जा रहा है राहुल गांधी के उस बयान का, जिसमें अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ। तो उस बयान का पलटवार राहुल गांधी ने पूरे विपक्ष के लिए प्रधानमंत्री का एक बड़ा मैसेज है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पिछली बार कहा था कि तप और त्याग की प्रतिमूर्ति है वीर सावरकर। शुक्रिया यतेंद्र आपका। उधर आर्मेनिया ने साफ साफ कह दिया कि वो रूस का दोस्त तो है, लेकिन इस वजह से वो पश्चिमी देशों का प्रतिबंध नहीं झेल सकता। आर्मेनिया सोवियत संघ का हिस्सा था और वो रूस के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन CSTO का हिस्सा है। ये सैन्य संगठन सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके देशों की मदद के लिए बना है, जिसकी वजह से रूस अजरबैजान से निपटने में आर्मेनिया की मदद करता है। यही नहीं, पश्चिमी एशिया और यूरोप के बीच बसे आर्मेनिया को रूस से हथियारों की और दूसरी मदद भी मिलती है। लेकिन बदले हालात में आर्मेनिया ने जता दिया कि वो रूस की वजह से अमेरिका और यूरोप से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने इस बारे में बयान दिया और खुलकर कहा कि आर्मेनिया रूस की दोस्ती की वजह से कोई भी प्रतिबंध झेलने की हालत में नहीं है, क्योंकि वो अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और रूस तीनों से अच्छे रिश्ते चाहता है। मतलब ये कि आर्मेनिया और रूस की दोस्ती कमजोर पड़ रही है, जिसके संकेत आर्मेनिया ने खुद दिए और खुलकर जताया कि वो रूस से दोस्ती की कीमत पश्चिमी देशों से दुश्मनी मोल लेकर नहीं चुकाएगा। इस बीच रूस में आर्मेनिया और अजरबैजान के राजनयिकों की मुलाकात होने वाली है, जिसमें रूस का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा। आर्मेनिया और अजरबैजान बरसों से नागोर्नो कराबाख के मुद्दे पर लड़ रहे हैं और दोनों देशों के खूनी संघर्ष में हजारों लोगों की जान जा चुकी है, क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों नागोर्नो कराबाख पर अपना हक जताते हैं। कुछ दिन पहले ही दोनों देशों के बीच ये विवाद तब बढ़ गया जब अजरबैजान ने लाचिन कॉरिडोर में चेक पॉइंट बना दिया। लाचिन कॉरिडोर नागोर्नो कराबाख को आर्मेनिया से जोड़ने वाला इकलौता रास्ता है। यही वजह रही कि आर्मेनिया अजरबैजान पर भड़क गया। उसने रूस से पूरा मामला अपने हाथ में लेने को कहा था, जिसके कुछ ही हफ्तों बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के राजनयिकों की मॉस्को में मुलाकात होने वाली है, जिसमें रूस दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने की कोशिश करेगा। अपने ही हाथों में पतवार संभाली जाए, अपने ही हाथों में पतवार संभाली जाए, तब तो मुमकिन है कि ये नाव बचा ली जाए। सौभाग्य की एक बात कही लक्ष्मी शंकर ने, कुछ लुटेरों ने भी पहना है फरिश्तों का लिबास, इनके बारे में गलत फहमी न पाली जाए। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा सौभाग्य की एक बात।